अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री ग्रेड 11 की न्यू बुक। इसका पहला चैप्टर है नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री एंड द फर्स्ट टॉपिक इज़ द डिस्कवरी ऑफ एटम। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ थॉट एक्सपेरिमेंट। थॉट एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है जो हमारी माइंड में होता है, दैट इज़ परफॉर्म्ड इन ह्यूमन माइंड। मतलब रियलिटी से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, जस्ट हम किसी भी सिचुएशन को स्टडी करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और कोई भी कंक्लूजन निकालते हैं। उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, ये जस्ट हमारे माइंड में होता है। लेकिन ये थॉट एक्सपेरिमेंट के बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि बहुत सारे थॉट एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ही बहुत सारी साइंटिफिक थेरीज़ जो हैं वो डेवलप हुई हैं। तो हम कह सकते हैं कि थॉट एक्सपेरिमेंट प्लेज वाइटल रोल इन डेवलपिंग साइंटिफिक थेरी। Our first topic is the discovery of atom. What is atom? Atom is made up of two words, A and tomos. A का मतलब होता है not, tomos का मतलब होता है to cut, मतलब ऐसी चीज़ जो कट नहीं हो सकती। अच्छा, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? 500 BC में एक ग्रीक फिलोसफर था जिसका नाम था ल्यूसिपस, और उसने वो एक पहला बंदा था जिसने एटम के बारे में सोचा, इसीलिए हम उसको फादर ऑफ एटॉमिक फ़िलासफ़ी कहते हैं। उसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, जस्ट उसने एटम के बारे में सोचा। अब उसी का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था डेमोक्रिटस, और डेमोक्रिटस ने क्या बताया, उसने ये कहा कि जो मैटर होता है, वो पहला बंदा था जिसने ये कहा कि कोई भी जो मैटर है, मैटर क्या होता है, इस दुनिया में हर वो चीज़ जो मास ऑक्यूपाई कर, जिसका मास है और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, वो मैटर कहलाती है। तो उसने कहा कि मैटर जो है वो बनता है एक यूनिफॉर्म इनडिविजिबल पार्टिकल्स से, जिसको हम एटम्स कहते हैं। और एटम्स क्या होते हैं? जो कट नहीं हो सकते। मैटर किससे मिलके बना हुआ है? यूनिफॉर्म इनडिविजिबल पार्टिकल्स से। उसने हमें ये भी बताया कि जो एटम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अकॉर्डिंग टू हिम, एटम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं उनके शेप और साइज़ पे। जैसे कि उसने कहा कि एटम का जो सोल टेस्ट होता है वो उस एटम के नीडल शेप पे डिपेंड करता है, नीडल शेप की वजह से होता है। और वाइट कलर जो है एटम का, इट इज़ बिकॉज ऑफ स्मूथ शेप ऑफ एटम, स्मूथ शेप ऑफ एटम। ठीक है। अच्छा, इससे पहले, डेमोक्रिटस से पहले दो फिलॉसफीज़ थीं, और वो ये कहती थीं कि एटम के अंदर जो चेंजेस आती हैं, चेंजेस इन मैटर जो हैं वो, एक कुछ लोग कहते थे ये इल्यूजन है, मतलब मैटर में कोई चेंज नहीं आता, और दूसरे किस्म के लोग कहते थे कि ये रियलिटी है, कि एटम में चेंज आता है। दूसरे लोग कहते थे कि ये इल्यूजन है, ये सोच वाली सिर्फ हमारी सोच है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा असल में नहीं होता। बट डेमोक्रिटस ने क्या कहा, उसने कहा कि जो मैटर में चेंज आता है, इट डिपेंड्स अपॉन द सेपरेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, कि ये डिपेंड करता है एटम की सेपरेशन और कॉम्बिनेशन। जब एटम सेपरेट या कंबाइन करते हैं तो तब मैटर में चेंज आता है। ठीक है। उसके बाद जो ये तो था थॉट एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आया जी जॉन डाल्टन, और उसने क्या किया, उसने उस थॉट एक्सपेरिमेंट को एक रियलिटी की शक्ल दे दी। 1808 में एक इंग्लिश केमिस्ट था जिसका नाम था जॉन डाल्टन, और ये वो पहला बंदा था जिसने डेमोक्रिटस के थॉट एक्सपेरिमेंट को साइंटिफिक थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसने उस पर प्रॉपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और उसने एक नई बुक लिखी जिसका नाम था न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। उसका बुक का नाम क्या था? न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। इस बुक में उसने क्या किया, केमिकल फिलॉसफी, इसमें उसने बताया, एक प्रैक्टिकल पिक्चर थी कि कैसे एलिमेंट जो है वो कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। फर्दर जो था, दो लोग थे, दो न्यू केमिस्ट थे, जिनका नाम था गे ल्यूजेक, और दूसरा था एमिडियो
एवोगेड्रो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो डाल्टन थ्योरी था, उस डाल्टन थ्योरी थी उसको सपोर्ट किया, डाल्टन की थ्योरी को। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डाल्टन की थ्योरी को सपोर्ट किया और इस तरह क्या हुआ, एक एटॉमिक फ़िलासफ़ी जो थी वो कन्वर्ट हो गई किस में, एटॉमिक फ़िलासफ़ी कन्वर्ट हो गई एटॉमिक केमिस्ट्री में। एक थॉट एक्सपेरिमेंट कन्वर्ट हो गया रियलिटी में। सो दिस वाज ऑल अबाउट the discovery of atom. I hope you understood. To the Maxwell's Demon experiment. ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था 1867 में। एक स्कॉटिश साइंटिस्ट था जिसका नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने क्या किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट, थॉट एक्सपेरिमेंट डिवाइस किया। व्हाट इज़ थॉट एक्सपेरिमेंट? थॉट एक्सपेरिमेंट हम कहते हैं उस एक्सपेरिमेंट को जो ह्यूमन माइंड में हो, मतलब आपकी सोच हो, आप सोच रहे हो कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, जो आपके माइंड में चल रहा हो, उसको हम कहते हैं थॉट एक्सपेरिमेंट, जो रियलिटी बेस्ड ना हो। उसने ये एक्सपेरिमेंट गैसेस के लिए किया और उस एक्सपेरिमेंट का नाम था डीमन एक्सपेरिमेंट। इसको हम डीमन एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने 2 कंटेनर्स लिए, एक कंटेनर ए लिया और दूसरा कंटेनर बी लिया। इन दोनों में उसने सेम गैस ऐड कर दी, ठीक है, दोनों में उसने सेम गैस ले ली और दोनों गैसेस का जो टेम्परेचर था वो भी क्या था, सेम था। अब वो कंटेनर्स ऐसे थे कि अगर आप उन कंटेनर्स को देखो तो उनके दरमियान में क्या थी, एक वॉल थी और वॉल में एक स्मॉल विंडो थी जिसमें एट अ टाइम एक मॉलिक्यूल पास हो सकता था। अब उसने इमेजिन किया कि इस विंडो के ऊपर एक डीमन बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है, इस वॉल को गार्ड कर रहा है। यहाँ पर इसको क्या देख रहे हैं, इन मॉलिक्यूल्स को, यहाँ पर इस वॉल को सेलेक्टिवली वो कुछ मॉलिक्यूल्स को ए से बी में ट्रांसफ़र कर रहा है और कुछ को बी से ए में। अब वो क्या कर रहा है, वो सेलेक्टिवली हाई एनर्जी मॉलिक्यूल को ए से बी में ट्रांसफ़र कर रहा है और लो एनर्जी मॉलिक्यूल को बी से ए में ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। जो रेड वाले हैं वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं और जो ब्लू वाले हैं वो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसने क्या किया, सेलेक्टिवली हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स को ए से बी में ट्रांसफ़र कर लिया। तो ये आ गए हमारे पास बी में सारे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स और बी से सारे लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स ए में आ गए। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये है कि बी में चूँकि सारे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब बी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा और ए का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन अगर हम इसको लॉ के मुताबिक देखें, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक, तो ये फिर रॉन्ग होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ कि ख़ुद ब खुद सेलेक्टिवली हाई एनर्जी एक तरफ को आ जाए और लो एनर्जी दूसरी तरफ को आ जाए। इसका मतलब ये जो इसने डीमन एक्सपेरिमेंट किया था, इट वाज अगेंस्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट जो है वो फ्लो करती है फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी और एट द एंड क्या होता है, जो सिस्टम की इंट्रॉपी है वो सिस्टम की जो इंट्रॉपी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया, उसने सोचा कि डीमन क्या करेगा, ख़ुद से ही विदाउट एनी एक्सपेंस ऑफ एनर्जी वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल को ए से बी में और बी के मॉलिक्यूल से ए को बी से ए में, लो एनर्जी मॉलिक्यूल को बी से ए में ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है विदाउट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, मतलब जब तक आप खुद एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड ना करो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब ये था कि अगर मैक्सवेल ये सोचता कि हाँ, अगर हम एक्सटर्नल एनर्जी को प्रोवाइड करता और कहता कि एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद ये वाला काम हुआ है कि हाई एनर्जी एक तरफ और लो एनर्जी दूसरी तरफ आ गए, तो तब तो ये एक्सपेरिमेंट ठीक था, ठीक है। तब फिर ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी फॉलो कर रहा था। फिर हमें एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करके हम सिस्टम में एक तरफ हाई एनर्जी और दूसरी तरफ लो एनर्जी मॉलिक्यूल कर लेते और एट द एंड सिस्टम की एंट्रोपी भी इंक्रीज़ हो जाती। लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। अब इसका मतलब ये है कि इससे हमें रिज़ल्ट ये मिला है कि हम कोई भी थॉट एक्सपेरिमेंट हमारा तब तक सक्सेसफुल नहीं होता जब तक हम सारे लॉज को फॉलो नहीं करते।
जब तक सारे लॉज फॉलो नहीं होते तो कोई भी फिजिकल सिस्टम नहीं बनता। ये हमें डीमन एक्सपेरिमेंट से पता लगा। 3. द श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? ये अरविंद श्रोडिंगर ने किया था एंड ही वॉज एन ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट था, मतलब ये एक्चुअली उसने परफॉर्म नहीं किया था, जस्ट उसने सोचा था इसके बारे में। ये एक्सपेरिमेंट उसने आइंस्टाइन को जब बता रहा था अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। जब क्वांटम मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स वो डिस्कस कर रहा था विद आइंस्टाइन, तो उसने अपना ये थॉट एक्सपेरिमेंट उसको बताया। अब वो थॉट एक्सपेरिमेंट क्या था? उसने कहा आप एक एज्यूम करो कि आपके पास एक ओपेक ऑब्जेक्ट का बॉक्स है। व्हाट इज़ ओपेक ऑब्जेक्ट? ओपेक ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें से लाइट पास नहीं होती, डू नॉट पास लाइट। जैसे कि आपके पास हो गया जी वुड का ऑब्जेक्ट, कंक्रीट का ऑब्जेक्ट। उसने कहा उस बॉक्स के अंदर आप कुछ चीज़ें लें, इमेजिन करें उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कैट है, उसके अलावा एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है। रेडियो एक्टिव मटीरियल क्या होता है? जो डिके करता है, जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को रिलीज़ करता है। एक गीगर काउंटर लें। गीगर काउंटर क्या होता है? गीगर काउंटर जो है वो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, उसको मेजर करता है। एक हैमर लें और एक पॉइज़न का कंटेनर लें। अच्छा, अब उसने कहा कि इस तरह उनको हमने अरेंज कर दिया। उसने कहा अगर बॉक्स के बाहर से हम ये देखें तो हमें लगेगा कि कैट की 2 स्टेट्स हैं। कैट या तो डेड है या तो अलाइव है, और रेडियो एक्टिव मटीरियल या तो डिकेड है या तो अनडिकेड है। ऐसा उसने क्यों कहा था? उसने कहा कि हमें नहीं पता कि रेडियो एक्टिव मटीरियल डीके हुआ है या नहीं हुआ बॉक्स के बाहर से। अगर वो डीके होता है तो गीगर काउंटर उस रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके हैमर को पुश करेगा, जिससे ये जो है जो पॉइज़न का कंटेनर है ये टूट जाएगा और यहाँ से पॉइज़न बाहर निकलेगा और कैट उस पॉइज़न को लेकर उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल डीके होता है तो कैट की कौन सी स्टेट होगी? डेड स्टेट होगी। तो बॉक्स के बाहर से हमें नहीं पता कि कैट डेड है या अलाइव है, रेडियो एक्टिव मटेरियल डीके हुआ है या अनडीकेड है। अगर अनडीकेड है इसका मतलब कैट अलाइव है, अगर डीकेड है इसका मतलब कैट की डेथ हो गई भी है। लेकिन बॉक्स के बाहर से हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी स्टेट है, अलाइव है या डेड है, या रेडियो एक्टिव मटीरियल डीकेड है या अनडीकेड है, अनटिल एंड अनलेस हम इस बॉक्स को ओपन करें और इस बॉक्स के अंदर देख लें कि कौन सी स्टेट है। बाहर से हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसी चीज़ को उसने रिलेट किया अपनी वेव इक्वेशन के साथ। इसी चीज़ को उसने रिलेट किया अपनी वेव इक्वेशन के साथ। उसकी वेव इक्वेशन ये कहती थी कि एटम्स या जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ना, एटम्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं इनकी 2 स्टेट्स हैं। ये इनकी पार्टिकल स्टेट भी है, इनकी पार्टिकल नेचर भी है, इनकी वेव नेचर भी है। लेकिन जब आप इसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये दोनों स्टेट एक हो जाएंगी। जैसे कि पहले आपको लग रहा था या तो कैट डेड है या अलाइव है, लेकिन जब आपने ऑब्ज़र्व किया तो आपको पता लग गया कि डेड है या अलाइव है। लेकिन आउटसाइड बॉक्स आप ये कह सकते हो कि हमें नहीं पता कि कैट इस वक्त किस स्टेट में, तो आप ये कहते हो कैट डेड भी है और कैट अलाइव भी है, रेडियो एक्टिव मटीरियल डीके हुआ भी है और नहीं भी हुआ। लेकिन जब आप बॉक्स के अंदर जाके देखते हो तो आपको पता लग जाता है कि वो किस स्टेट में। इसी तरह एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम नहीं कह सकते कि ये किस स्टेट में हैं। ये पार्टिकल नेचर भी इनकी है, इनकी वेव नेचर भी है। लेकिन जब आप इसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये दोनों स्टेट्स एक हो जाएंगी आफ्टर ऑब्जर्वेशन। तो इसी एक्सपेरिमेंट ने जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसकी फाउंडेशन रखी थी और इससे उनको क्वांटम मैकेनिक्स की समझ आ गई थी। नंबर 4, इमाम अल-गज़ाली। इमाम अल-गज़ाली एक मुस्लिम थियोलॉजियन थे।
थियोलॉजियन कौन होते हैं? जो मज़हब को स्टडी करते हैं, रिलीजन को स्टडी करते हैं। साथ ही एक मिस्टिक थे जो सूफ़ी होते हैं। पैदा हुए थे ईरान में और वहाँ पर इन्होंने अपनी सारी तालीम हासिल की, एजुकेशन ली और फिर ये चले गए इराक़, और इराक़ में इन्होंने जाके टीचिंग शुरू की और डिबेटिंग शुरू कर दी। वहाँ पर इनका काम इतना फेमस हो गया कि इनको इमाम ऑफ इराक़ का लक़ब दे दिया गया। लेकिन फिर इन्होंने ये सारे काम छोड़कर ये वहाँ से चले गए दमास्कस और कुछ अरसा वहाँ रहे, और दमास्कस के बाद ये फिर चले गए जेरूसलम, और वहाँ पर जाके उन्होंने अपनी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक लिखी थी जिसका नाम था द रिवाइवल ऑफ रिलीजियस साइंस, मतलब इम्प्रूवमेंट इन रिलीजियस साइंस। वहाँ पर इन्होंने इस पे काम किया, ख़ुद पे काम किया, दीन पे काम किया। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़िलासफ़र भी थे। इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेमस वर्क था वो था तहाफ़ुतुल फ़लसफ़ा, और ये बहुत ज़्यादा उस वक्त में मशहूर हो गया था। इसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली थी इनके इस फ़लसफ़े को, क्योंकि इन्होंने जो इससे पहले की फ़िलासफ़ी थी, नियो प्लाटोनिक फ़िलासफ़ी जो थी, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। और ये फ़िलासफ़ी ये कहती थी कि किसी भी चीज़ में आप परफेक्शन ला सकते हो विद लॉजिक एंड रीज़निंग। इसने कहा था ऐसा नहीं होता, और इसने कहा कि हर चीज़ अल्लाह ताला जो है उसके विल के मुताबिक होती है। नेक्स्ट है अल-गज़ालीज़ बर्निंग कॉटन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया? उसने कहा कि अगर आप किसी पीस ऑफ कॉटन को आग के करीब लेकर आते हो तो क्या होगा? पीस ऑफ कॉटन जल जाएगा। जब कॉटन आग के करीब आएगा तो वो जल जाएगा। आप दोबारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, दोबारा कॉटन को आग के करीब लेकर आओ तो कॉटन का पीस जो है वो जल जाएगा। तो उसने कहा कि हर चीज़, हर इवेंट का कोई ना कोई कॉज होता है। जैसे कॉटन के जलने का कॉज क्या था? कॉज था ये बर्निंग फ्लेम। अगर ये ना होता तो कॉटन का जो पीस है वो ना जलता। तो इससे उसने एक इम्पॉर्टेंट जो था वो दिया था, कंसेप्ट दिया था नेसेसरी कॉजेशन का, कि हर चीज़ के होने की कोई ना कोई रीज़न होती है। जैसे कि बारिश के होने की ये रीज़न होती है कि क्लाउड्स, अगर बादल नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी। तो ये कॉज था इस अफेक्ट का। तो उसने कहा कि दुनिया में हर चीज़ किसी न किसी कॉज की वजह से होती है, मतलब ख़ुद से कोई चीज़ नहीं होती, नेसेसरी कॉजेशन जो है इसके पीछे होता है। फिर क्या किया इसने? ख़ुद ही उस कंसेप्ट को ख़ुद ही रिजेक्ट कर दिया। पहले उसने कहा कि जैसे कि एक बंदा है और उसकी आईलिड्स क्लोज़ हैं, और एक दिन मिरेकलसली उसकी आईलिड्स ओपन हो जाती हैं और वो ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड देखता है। तो उसको क्या लगता है? उसको ये लगता है कि जो आईलिड्स ओपन होना था वो कॉज था दुनिया की खूबसूरती देखने का। तो हर चीज़ की अफेक्ट के पीछे कोई ना कोई क्या है? कॉज है। बट बाद में उसने ख़ुद ही इस कंसेप्ट को क्या किया? रिजेक्ट किया। उसने कहा कि उस बंदे को लगा कि आईलिड्स ओपन करना कॉज थी दुनिया की ब्यूटी देखना, इस वजह से कि उसने आईलिड्स ओपन की। लेकिन आईलिड्स ओपन करने से ये नहीं हुआ। जब लाइट ने स्ट्राइक किया इसकी आंखों के साथ, तो तब जाके उसने दुनिया की खूबसूरती देखी। उसने कहा हर चीज़ की दुनिया में ना एक नेचर होती है, और नेचर जो है अपनी एक हैबिट के साथ ही चलती जाती है। मतलब नेचर के कुछ स्पेसिफ़िक रूल्स हैं और नेचर उसी स्पेसिफ़िक रूल्स के मुताबिक ही चलेगी। हाँ, अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है तो वो इसमें चेंज ला सकता है, लेकिन वैसे नेचर हमेशा एक स्पेसिफ़िक रूल के अकॉर्डिंग चलती है। जैसे कि उस बंदे को लगा कि आईलिड्स ओपन होना जो था वो सबब बना दुनिया की खूबसूरती देखने का। हालांकि जब लाइट स्ट्राइक हुई थी, नेचर कहता है जब लाइट स्ट्राइक होती है आंखों को तो आप चीज़ों को देख सकते हो। जैसे कि अगर अंधेरा हो तो आपकी आंखें बेशक खुली हुई हों, लेकिन आप जो है किसी चीज़ को नहीं देख सकते जब तक लाइट आपकी आंखों को स्ट्राइक नहीं करती। तो ये क्या है? ये एक नेचर है। नेचर कहती है कि जब लाइट स्ट्राइक करेगी तो तभी आप चीज़ों को देख सकोगे। ये कॉज और अफेक्ट नहीं होता। हर चीज़ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ इवेंट के अकॉर्डिंग होती है। इमाम अल-गज़ाली के जो एक्सपेरिमेंट था, बर्निंग कॉटन एक्सपेरिमेंट जो था, वो इंडक्टिव रीजनिंग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। क्यों? क्योंकि उससे कुछ इंडक्टिव रीजनिंग निकलती है। पहला ये है कि फ्लेम जो है वो बर्न करती है पीस ऑफ कॉटन को। दूसरी रीजनिंग ये बनती है कि अगर आप पीस ऑफ कॉटन को आग के करीब लेकर आओगे तो कॉटन का पीस जल जाएगा। और तीसरा ये है कि जलती हुई आग जो है वो कॉटन के पीस को जलने का सबब बनी है। लेकिन ये
इंडक्टिव रीजनिंग जो है, इसको जब इस पे रिसर्च की तो पता लगा कि हमेशा ठीक नहीं हो सकती। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा अगर एक बर्निंग कॉटन जो है, अगर कॉटन का पीस जल रहा है आग से, तो ज़रूरी नहीं है कि चीज़ बार बार हो रही है तो वो हमेशा होगी, क्योंकि उसने, इमाम गज़ाली ने उस वक्त कुछ पॉइंट्स को मिस कर दिया था। उसने कहा कि हमेशा जब भी आप कपड़े को आग के करीब लेकर आओगे तो कपड़ा जल जाएगा, लेकिन उसने उस वक्त कुछ पॉइंट्स को मिस कर दिया था। वो क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कि एयर का फ़्लो। ज़रूरी नहीं है कि एयर का फ़्लो उस तरफ हो जहाँ पर कपड़ा हो। एयर का फ़्लो अगर दूसरी डायरेक्शन में होगा तो जो कपड़ा है वो कभी नहीं जलेगा। सेकेंडली मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर होगा तब भी ये नहीं हो सकता। कपड़े की क्या फैब्रिक किस किस्म का है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो जलेगा या नहीं जलेगा। तो उसने कहा कि इन पॉइंट्स को मिस कर दिया गया था इमाम गज़ाली के इस कॉटन एक्सपेरिमेंट से। तो हमेशा हम इंडक्टिव रीजनिंग पे रिलाई नहीं कर सकते, हमें सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। हमें डिडक्टिव रीजनिंग की तरफ भी जाना चाहिए ताकि हर चीज़ जो है वो ठीक तरीके से हो सके। तो इसने इंडक्टिव रीजनिंग पे क्वेश्चंस खड़े किए कि इंडक्टिव रीजनिंग हमेशा ठीक नहीं हो सकती। हमेशा जो चीज़ हो रही है ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार वैसे ही होगी। हमें हर चीज़ को देखना पड़ता है, हर पॉइंट को कंसिडर करना पड़ेगा। 5 रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। What is reasoning? Reasoning is a stepwise thinking with a purpose and goal in mind. ये गैरेट ने ये स्टेटमेंट दी थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करो लॉजिकल वे में, ठीक है। लॉजिकल वे में आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि क्यों नोबल गैसेस जो हैं वो क्यों इनर्ट होते हैं, क्यों वो रिएक्ट नहीं करते, वाई नोबल गैसेस आर इनर्ट। तो आपने इस पर सोचना शुरू किया, आपने रिसर्च शुरू की, आपको पता लगा कि जितने भी नोबल गैसेस हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो आपने ये स्टेटमेंट दे दी कि चूँकि सारे नोबल गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए वो इनर्ट होते हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि एटम तभी रिएक्ट करते हैं जब उनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो इसको हम कहते हैं रीजनिंग। जब हम किसी भी चीज़ को लॉजिकल वे में सॉल्व करें, रैशनल वे में सॉल्व करें, तो उसको हम कहते हैं रीजनिंग। अब इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है इंडक्टिव रीजनिंग और सेकेंड है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है? इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक टू जनरल मूव करते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल मूव करते हैं। इसका मतलब क्या है? हम कुछ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन लेते हैं और स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के रिज़ल्ट में हम एक जनरलाइज स्टेटमेंट देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने ये स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन की कि जब भी हम किसी भी ऑड को इवन में ऐड करते हैं, ऑड और इवन को ऐड करते हैं तो हमेशा आंसर ऑड आता है। हमने एक और एग्जांपल ले ली, हमने एक ऑड नंबर ले लिया, उसमें एक इवन नंबर को ऐड किया तो आंसर क्या आया? ऑड आया। हमने तीसरी एग्जांपल ली, हमने एक ऑड में इवन नंबर को ऐड किया तो हमारे पास आंसर ऑड आया। तो हमने एक इस ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दी, व्हेन ऑड नंबर इज़ एडेड टू इवन नंबर द आंसर विल बी ऑड। तो इसको हम कहते हैं एक हम स्पेसिफिक स्टेटमेंट किसकी तरफ मूव किए, हमने एक जनरल स्टेटमेंट बना ली। स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से हमने जनरल स्टेटमेंट बना ली कि जब व्हेन odd number is added to even number the answer will be odd, इसके हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वो एलिमेंट्स हमने ऑब्जर्व किया कि वो एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था वो बिहेव कर रहे थे लाइक मेटल। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने देखा कि सोडियम के वैलेंस में एक शेल था और सोडियम क्या था? मेटल था। पोटेशियम के वैलेंस में एक शेल था, पोटेशियम के वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन था तो पोटेशियम क्या था? मेटल। तो हमने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दी कि वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दोज एलिमेंट्स विच हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल will be metals.
लेकिन जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है वो हमेशा ठीक नहीं हो सकती। जैसे कि इस केस में हमने देखा कि सोडियम भी मेटल था, उसके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन था, पोटेशियम भी मेटल था, उसके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन था, और हमने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दी। लेकिन फिर हमने ऑब्जर्व किया कि हाइड्रोजन जो था वो भी, उसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन था, बट हाइड्रोजन जो था वो मेटल नहीं था। तो ज़रूरी नहीं है कि जब भी रिपीटेड ऑब्जर्वेशन हो उसके एंड पे जो जनरलाइज स्टेटमेंट हो वो हमेशा करेक्ट हो। जैसे कि लास्ट एग्जांपल में हमने इमाम अल-गज़ाली की जो एग्जांपल पढ़ी थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप देख लीजिए, उसमें हमने ये एग्जांपल दी थी कि जब भी कॉटन के पीस को आग के करीब लेकर आया जाता है तो कॉटन का पीस जल जाता है। ठीक है, बर्निंग फ्लेम के करीब लेकर जाया जाता है तो वो क्या होता है, कॉटन का पीस जल जाता है। लेकिन फिर हमने बाद में देखा कि ये स्टेटमेंट ट्रूथ हमेशा नहीं हो सकती, क्योंकि उसने कुछ फैक्टर जैसे कि मॉइस्चर और फ्लो ऑफ एयर को मिस कर दिया था इन पॉइंट्स को। तो इंडक्टिव रीजनिंग हमेशा ठीक नहीं होती। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, जिसमें हम मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन से एक स्टेटमेंट दे दें। नेक्स्ट है इसकी कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन है जी, मेक इंडक्टिव रीजनिंग ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन्स इन द पीरियोडिक टेबल। हेलोजन्स क्या होते हैं? हेलोजन ग्रुप 7 के एलिमेंट्स होते हैं। फ्लोरीन जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये हेलोजन्स हैं। और हमने इनकी रिएक्टिविटी पे इंडक्टिव रीजनिंग देखनी है। हमने इनकी रिएक्टिविटी जब स्टडी की तो हमने देखा कि फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, क्लोरीन का उससे बड़ा है, ब्रोमीन का उससे बड़ा, आयोडीन का उससे बड़ा है, एस्टेटीन का सबसे बड़ा साइज़ है। और हमने ये देखा कि फ़्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि फ़्लोरीन का साइज़ छोटा है और फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन लेना, उसके न्यूक्लियस के लिए इलेक्ट्रॉन लेना क्या है, सबसे ज़्यादा आसान है। तो हमने ये देखा कि एटम जिसका साइज़ स्मॉलर था उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा थी देन द एटम जिसका साइज़ बड़ा था। तो हमने इस ऑब्जर्वेशन से कि फ़्लोरीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है, क्लोरीन की ब्रोमीन से, ब्रोमीन की आयोडीन से ज़्यादा है, इस बेसिस पे हमने क्या किया, एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दी कि एज़ वी मूव डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो ये हमने क्या किया, हमने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दी अपनी ऑब्जर्वेशन से कि जब भी हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे इन हेलोजन्स तो क्या होगी, जो रिएक्टिविटी है डिक्रीज़ होगी। अब हम आते हैं सेकेंड टॉपिक की तरफ, दैट इज़ डिडक्टिव रीजनिंग। व्हाट इज़ डिडक्टिव रीजनिंग? डिडक्टिव रीजनिंग इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया कि इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक टू जनरल मूव करते हैं, तो डिडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक मूव करते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब हम एक स्पेसिफिक जनरल स्टेटमेंट देते हैं और उस जनरल स्टेटमेंट को स्पेसिफिक सिचुएशन पे अप्लाई करते हैं और कंक्लूजन लेते हैं। इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जैसे कि हमने एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट दे दी, एलिमेंट्स दैट ओबे ऑक्टेट रूल कैन एग्जिस्ट फ्रीली। वो एलिमेंट्स जो ऑक्टेट रूल को ओबे करते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फिर हमने उसको एक सिचुएशन पे अप्लाई किया, जैसे हमने क्लोरीन एलिमेंट लिया और हमें पता लगा कि क्लोरीन एलिमेंट का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो हमने फिर इस सिचुएशन को, इस स्टेटमेंट को यूज़ किया कि जैसे क्लोरीन एलिमेंट का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका मतलब है कि वो भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट में देखा था कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अच्छा, ये जनरल स्टेटमेंट कहती है अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब कि जब भी कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो मैटर में कोई चेंज नहीं आएगा, मैटर जस्ट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जनरल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये जनरल स्टेटमेंट ये कहती है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। हमने उसको इस सिचुएशन पे अप्लाई किया, हमने एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ली, तो हमने कहा चूँकि ये भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इट मीन्स कि ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। हमने एक जनरलाइज स्टेटमेंट ले ली, ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़।
वो सारे एलिमेंट जो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, सेम ग्रुप कौन सा होता है, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। हमने देखा वो एलिमेंट जो सेम ग्रुप में होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं। फिर हमने एक सिचुएशन ले ली, हमने देखा सोडियम और पोटेशियम जो थे वो भी सेम ग्रुप से ही बिलोंग कर रहे थे। तो हमने कहा चूँकि ये भी सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इट मीन्स कि इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट कि जो एलिमेंट सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंसेप्ट असेसमेंट 1.2। कंसेप्ट असेसमेंट 1.2 में हम थ्रू डिडक्टिव रीजनिंग एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड बताएंगे। तो हमने डिडक्टिव स्टेटमेंट ये ली कि एज वी मूव लेफ्ट टू राइट in the periodic table या as we move in the period atomic size decreases। ये हमने एक जनरलाइज स्टेटमेंट ले ली। फिर हमने कहा कि जो सोडियम और मैग्नीशियम है ये भी सेम ग्रुप से ये भी सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं और मैग्नीशियम सोडियम के बाद आता है। तो इट मीन्स के साइज़ ऑफ मैग्नीशियम जो है इट विल बी स्मॉलर देन साइज़ ऑफ सोडियम। तो हमने इस जनरलाइज स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन निकाल लिया कि चूँकि सोडियम और मैग्नीशियम भी सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, मैग्नीशियम भी सोडियम के बाद आता है, तो उस मैग्नीशियम का साइज़ क्या होगा, वो छोटा होगा सोडियम से। एक्सरसाइज MCQs। फर्स्ट MCQ है द वर्ड एटम कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज विच मीन्स। तो हमने पढ़ा था कि एटम जो है ये एटोमोस से निकला है और एटोमोस जो है इसके दो पार्ट्स हैं, ए इज़ फॉर नॉट एंड टोमोस का मतलब होता है टू कट। इसका मतलब वो चीज़ जो कट नहीं हो सकती। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ब्यूटीफुल, इनडिविजिबल, स्मूथ या शार्प। ऑप्शन बी ठीक होगा क्योंकि इनडिविजिबल का मतलब भी होता है जो डिवाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट MCQ है ल्यूसिपस इज नोन टू बी द मेंटोर ऑफ डेमोक्राइटस एंड फादर ऑफ एटॉमिक फिलॉसफी। हु वाज द फर्स्ट टू यूज़ वर्ड एटम। अच्छा, इसमें ये है जो ल्यूसिपस था उसने एटम के वर्ड के बारे में सोचा था, उसने एटम का वर्ड यूज़ नहीं किया था। डेमोक्राइटस जो उसका स्टूडेंट था वो फर्स्ट था जिसने एटम का वर्ड यूज़ किया था एज एटोमस। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी जो है वो ठीक है। नेक्स्ट MCQ है हु पुट फॉरवर्ड द एटॉमिक थ्योरी। तो जो डेमोक्राइटस था उसने एटम का वर्ड यूज़ किया था लेकिन प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन, प्रॉपर एटॉमिक थ्योरी डाल्टन ने दी थी। ऑप्शन ए जो है वो ठीक होगा। नेक्स्ट MCQ है हु ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन कंटेनर टू द अदर इन मैक्सवेल थॉट एक्सपेरिमेंट। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थॉट एक्सपेरिमेंट वॉल के ऊपर एक डीमन है जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर रहा है और बहुत केयरफुली जो हाई स्पीड मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक तरफ और लो स्पीड मॉलिक्यूल को दूसरी तरफ भेज रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो ठीक है, द डीमन। नेक्स्ट है द मैक्सवेल्स डीमन एक्सपेरिमेंट वायलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ। तो मैक्सवेल जो था वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हमने पढ़ा था, वो वायलेट कर रहा था क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहती है कि हीट कैन फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी। लेकिन उसके अकॉर्डिंग क्या था कि ख़ुद ब खुद जो हाई स्पीड मॉलिक्यूल हैं वो एक तरफ और लो स्पीड मॉलिक्यूल दूसरी तरफ जा रहे हैं, जो इस लॉ को वायलेट कर रहा था। नेक्स्ट MCQ है द श्रोडिंगर थॉट एक्सपेरिमेंट इज़ बिलीव टू हैव कंट्रीब्यूटेड टू इवॉल्विंग द वेल नोन फील्ड ऑफ फिजिक्स कॉल्ड। तो कौन से फिजिक्स को हमने देखा था, उसमें उसने क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सप्लेन किया था क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स कहता था कि एटम जो है उनकी दो स्टेट्स हैं, वो वेव नेचर भी है उनकी और उनकी पार्टिकल नेचर भी है। और उसके एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने यही बताया था कि हम किसी भी चीज़ के दो नेचर्स के बारे में उसने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट है व्हाट वर द फाइंडिंग्स फ्रॉम एन आउटसाइड ऑब्जर्वर इन श्रोडिंगर्स कैट थॉट एक्सपेरिमेंट। अकॉर्डिंग टू दैट एक्सपेरिमेंट द कैट वॉज डेड, नो। द कैट वॉज अलाइव, नो। द कैट वॉज बोथ अलाइव एंड डेड साइमल्टेनियसली। उसने ये देखा था कि फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड कैट जो था वो अलाइव भी था और वो डेड भी था।
लेकिन जब हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसकी एक स्टेट हो जाती है। तो ऑप्शन जो सी है वो ठीक है। नेक्स्ट है द फेमस बुक ऑफ अल-गज़ाली तहाफ़त अल-फ़लसफ़ा चैलेंज द फिलोसफिकल थॉट ऑफ नियो प्लेटोनिक थिंकर्स विच बिलीव डैट। तो ऑप्शन ए ठीक है, परफेक्शन एंड हैप्पीनेस आर अचीवेबल इन द वर्ल्ड। उसने कहा था कि आप किसी भी चीज़ में परफेक्शन अचीव कर सकते हैं थ्रू लॉजिक एंड रीजनिंग, लेकिन वो बात ठीक नहीं थी। तो इसने उसको बात को चैलेंज किया था तहाफ़त अल-फ़लसफ़ा ने। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि आप परफेक्शन हर चीज़ में नहीं लेकर आ सकते। नेक्स्ट है अल-गज़ाली थॉट एक्सपेरिमेंट वाज बेस्ड ऑन बर्निंग। उसने किस चीज़ को बर्न किया था अपने एक्सपेरिमेंट में? तो उन्होंने कॉटन को बर्न किया, तो बर्निंग कॉटन एक्सपेरिमेंट था उनके एक्सपेरिमेंट का नाम। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अल-गज़ालीज़ अप्रोच। पहली स्टेटमेंट है ही थॉट दैट एवरी इवेंट मस्ट हैव अ कॉज। सेकेंड है ही थॉट दैट देयर इज सक्सेशन ऑफ इवेंट्स नॉट कॉजेशन। और थर्ड पॉइंट है ही थॉट दैट गॉड कैन सस्पेंड द हैबिचुअल कॉन्टिन्यूएशन ऑफ इवेंट्स। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं क्योंकि उसने पहले ये पहली वाली स्टेटमेंट दी थी, फिर उसने इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट करके दूसरी दी थी और फिर इसने इसको रिजेक्ट करके तीसरी दी थी। लेकिन ये तीनों स्टेटमेंट जो थी, तीनों अप्रोच अल-गज़ाली की थी। तो अकॉर्डिंग टू मी द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।